हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार, अ टीम मेंबर ऑफ यूथ पावर एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं मेजर एक्ट्स को कवर कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से वहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसी सीरीज़ को मैं आज कंटिन्यू करना चाहूँगा। आज जो हमारी जो सीरीज होगी, वो जो मेजर एक्ट्स हैं उनकी लास्ट सीरीज होगी। एंड दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? हमको ध्यान रखना चाहिए उस समय का हिस्टोरिकल, उस टाइम का पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, या हम बोल सकते हैं कि उस टाइम के हिस्टोरिकल इवेंट्स के, आखिर उस समय जो मेजर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो अकर हो रहे थे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स की, तो जो 1947 के नियर अबाउट या बिटवीन 1940 टू 1947 के जो नियर अबाउट जो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, वो थे आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय ये था। उसके बाद हम कई जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कमीशंस के साथ आती है, काफ़ी ज़्यादा प्लान्स के साथ आती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेजर प्लान्स की, तो जहाँ एक तरफ क्रिप्स मिशन की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ वाइबल प्लान, उसके बाद जो है कंटिन्यूसली कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद आपका माउंटबेटन प्लान की बात होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कैबिनेट मिशन प्लान की, तो कैबिनेट मिशन प्लान के जो रिजेक्शन की जो एक बहुत वन ऑफ द मेजर रीजन्स जो थे, वो थे दैट कैबिनेट मिशन प्लान समहाउ सपोर्टेड द यूनिफाइड इंडिया एंड दे डिडंट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दैट्स वाई मुस्लिम लीग डिडंट एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्लान एंड दे रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान. And that's why British government came up with the new plan that is known as Mountbatten plan. ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, तो दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान. दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम माउंटबेटन के बारे में पढ़ते हैं. जब मैं बात करता हूं माउंटबेटन की, तो माउंटबेटन वाज लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड he was appointed by British Prime Minister Clement Attlee. So Lord Mountbatten was appointed as the last viceroy of British India by the British Prime Minister Clement Attlee. अब मैं बात करना चाहूँगा जो माउंटबेटन प्लान था. माउंटबेटन प्लान वाज लास्ट, दिस वाज द, ये बोल सकते हैं, दिस प्लान वाज द लास्ट प्लान ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. दिस प्लान वाज लास्ट प्लान फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस. अब मैं बात करना चाहूँगा माउंटबेटन प्लान के पर्पज के बारे में. आखिर इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लॉर्ड माउंटबेटन को जो है
लास्ट वायसराय एज ए फ्री इंडिया अपॉइंट किया गया था, और उनका पर्पज़ क्या था, आखिर जो है उनका पर्पज़ क्या था इंडिया में एज ए लास्ट वायसराय अपॉइंट करने का। तो चलिए पर्पज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। जब मैं पर्पज़ की बात करता हूँ, द फर्स्ट पर्पज़ वाज टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस फॉर यूनिटी एंड डिवीज़न। फर्स्ट जो उनका पर्पज़ क्या था, फर्स्ट पर्पज़ उनका था कि आप जो है ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर करिए कि आखिर कि क्या इंडिया को यूनाइट रखा जा सकता है या उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, आखिर क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, एंड टू कम अप विद द प्लान दैट हमको करना क्या है एंड कैसे करना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आखिर यहाँ पे यूनिटी एंड डिवीज़न की क्यों बात की गई है, तो अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करता हूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वन ऑफ द मेजर डिमांड था, उनका वन ऑफ द मेजर जो उनका ये बोल सकते हैं कि उनका जो मेजर प्लान था कि टू यूनिफाई इंडिया एज पॉसिबल एज वी कैन, हमको इंडिया को एज यूनाइट एज पॉसिबल रखना है, जिसमें सभी रिलीजन्स के लिए प्लेस हो। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी के लिए। एंड अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग्स की, तो मुस्लिम लीग्स की वन ऑफ द मेजर जो डिमांड्स थी वो थी पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइन्स, एंड दे वर डिमांडिंग पाकिस्तान एज ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, एंड सेकेंड पर्पज वाज वेज टू ट्रांसफर ऑफ पावर। यहाँ पे वेज टू ट्रांसफ़र ऑफ पावर का ट्रांसफ़र मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आखिर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे किया जाए, कहाँ से कहाँ तक, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडियन गवर्नमेंट को कैसे जो है ट्रांसफ़र को पावर का ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, उसके जो है वो कैसे होना चाहिए, दैट हाउ टू ट्रांसफ़र द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, उसको करना था। ठीक है, ये हो गया उसका पर्पज। ठीक है, अब हम बात करते हैं माउंटबेटन प्लान की। दिस प्लान वाज आल्सो नोन एज 3rd जून प्लान। Why this plan was known as 3rd June plan? Because on this day Lord Mountbatten put forth the Mountbatten plan। ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान को रखा था। ठीक है, दैट्स वाई दिस प्लान इज आल्सो नोन एज माउंटबेटन प्लान। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं माउंटबेटन प्लान्स के प्रोविजंस के बारे में कि व्हाट वर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। यहाँ पे हमको माउंटबेटन प्लान्स के प्रोविजंस को इसलिए जानना होगा क्योंकि दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान। दैट्स वाई वी हैव टू रीड द प्रोविजंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। तो चलिए अब हम प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। जब मैं प्रोविजंस के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले जो प्रोविज़न होगा वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के सेंस में, एंड सेकेंड इनका जो प्रोविज़न होगा वो प्रिंसली स्टेट्स के सेंस में। किसके सेंस में? प्रिंसली स्टेट्स के सेंस में। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स के सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए वहाँ पे जो मेजर चैलेंज जो आ रहा था, ये जो माउंटबेटन, आप जैसा जानते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो किस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया था कि वो मेजरली हुआ था पार्टीशन के बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया गया था। जहां मुस्लिम लीग जो है पार्टीशन का डिमांड कर रही थी तो कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं करती थी कि नो वी हैव टू यूनाइट एज पॉसिबल एज वी कैन। तो पार्टीशन को लेके वहाँ पे जो है मेजर चैलेंज आ रहा था। तो जो पार्टीशन को जो डिमांड हो रही थी वो डिमांड मेजरली वहाँ से हो रही थी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी या जो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ प्रिंसली स्टेट से वहाँ से जो है पार्टीशन की जो है डिमांड आ रही थी।
तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रोविंसीज के बारे में, जो कुछ प्रोविंसीज जहाँ पे जो है मुस्लिम एज ए मेजॉरिटी थे, ठीक है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसीज थी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की, सेकेंड वन इज आप बोल सकते हैं पंजाब, थर्ड वन इज सिंध, एंड फोर्थ वन वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो चलिए अब हम इसके फर्स्ट प्रोविज़न की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविज़न ऑफ माउंटबेटन प्लान दैट वाज रिलेटेड टू बंगाल एंड पंजाब। इससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न था? इससे रिलेटेड प्रोविज़न ये था कि दैट बंगाल एंड पंजाब, ठीक है, दैट बोथ बंगाल एंड पंजाब विल कम अप विद देयर सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। या ये बोल सकते हैं, ये हम ये बोल सकते हैं कि दैट बोथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल विल सिट सेपरेटली एंड बोथ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ Bengal and Punjab will be divided into two groups. That is Hindu and Muslim. Okay? And each group will separately vote for partition. And if any of the group, that if any group voted for partition with simple majority, then that province will be partitioned. ओके, इसका मतलब यहाँ पे एक बार आप समझिए कि दैट बोथ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द पंजाब एंड बंगाल विल सिट सेपरेटली and each legislative assembly will be divided into two parts, that is Hindu and Muslims, and each group separately will take part in the voting of partition, and if by the simple majority any group opted for the partition, then that province will be divided. Okay, yeah, will be partition. इसी से रिलेटेड सेकेंड प्रोविजन है, इसी से रिलेटेड सेकेंड प्रोविजन है, इसी सेकेंड प्रोविजन क्या है, दैट इफ पार्टीशन हैपेंड, इफ पार्टीशन हैपेंड देन टू constituent assemblies will be created. One is for India another one is for Pakistan. ओके, अगर पार्टीशन जो होता है तो हमको टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के साथ आना होगा, वन विल फॉर द इंडिया एंड सेकेंड वन इज़ फॉर पाकिस्तान. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जो थर्ड प्रोविज़न था वो किससे रिलेटेड था, वो सिंध से रिलेटेड था. सिंध से रिलेटेड क्या था कि दैट सिंध विल डिसाइड देयर ओन फेट.
दैट सिंध जो है अपना फेट खुद डिसाइड करेगा दैट ही वांट्स टू ज्वाइन इंडिया और ही वांट्स टू ज्वाइन पाकिस्तान. दैट डिसीजन विल बी टोटली ऑन हिज हैंड. अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रोविजन की तरफ. दैट फोर्थ प्रोविजन ऑफ माउंटबेटन प्लान वाज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से रिलेटेड क्या था? दैट अ रेफरेंडम विल हैपन in northwest frontier province and that referendum will decide that northwest frontier province wants to join India or wants to join Pakistan. चलिए अब हम रेफरेंडम के बारे में जानते हैं. रेफरेंडम इज रेफरेंडम इज a tool of direct democracy through which any major policy or any major decisions are adopted or rejected in a given state. ये है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है जिसके द्वारा किसी एक कंट्री के जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो एक्शंस हैं, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या तो रिजेक्ट किया जा सकता है. रेफरेंडम की खासियत क्या है? रेफरेंडम की खासियत ये है कि इसमें जो है डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेट करती है. डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेट करती है किसी मेजर प्रोग्राम या पॉलिसी को एक्सेप्ट करने में या तो रिजेक्ट करने में. ओके, जैसा कि अगर हम इंडिया के सेंस में बात करते हैं तो वी फॉलो इनडायरेक्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या यहाँ पे कहा जाता है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पार्लियामेंट्स चूज करते हैं एंड पार्लियामेंट्स जो है लॉज या कानून को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, हम डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कानून को बनाने में या रिजेक्ट करने में. ओके, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ प्रोविजन के बारे में बात करते हैं. अगर मैं अब देखिए फोर्थ प्रोविजन के बारे में बात करता हूं तो जो फोर्थ प्रोविजन था वो दैट वाज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स. वहां पे ये कहा गया था प्रिंसली स्टेट्स की दैट इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड आउट. यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड आउट. व्हाट इट मीन्स कि जो प्रिंसली स्टेट्स की जो वन ऑफ द मेजर डिमांड्स उस समय इमर्ज हो रही थी कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, वो उनकी जो डिमांड्स थी उसको माउंटबेटन प्लान रिजेक्ट करता है एंड उनके इंडिपेंडेंस को रूल्ड आउट कर दिया जाता है. व्हाट इट मीन्स इन अदर सेंस वी कैन से दैट दे हैड ओनली टू ऑप्शन दैट either they can join India or they can join Pakistan. ओके, चलिए इसी से रिलेटेड अपने फिफ्थ प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं. इसका फिफ्थ प्रोविजन ये था दैट एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट. What it means? It means that उस समय की जो हैदराबाद जो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो डिमांड कर रही थी कि हमको वी वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान. ठीक है, तो उनका जो एक्सेशन था समहाउ दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स द पाकिस्तान. उनका जो एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान था उसको रूल्ड आउट कर दिया जाता है. यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जो लास्ट वायसराय जो ऑफ इंडिया थे, वहाँ पे इंडिया को ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं. इनडायरेक्ट सपोर्ट इस सेंस में करते हैं कि जब वहाँ पे जब आपका ये बोला जाता है एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि वहाँ पे अब क्या हुआ, अब उनके पास केवल एक ही ऑप्शन था दैट दे हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज they have to join India. That's why we can say that Lord Mountbatten somehow supported India in this sense. अब हम अपने सिर्फ सिक्स्थ हो गया आपका, फिफ्थ हो गया, अब सिक्स्थ प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं. इसका जो सिक्स्थ प्रोविजन है, दैट सिक्स्थ प्रोविजन वाज दैट द डेट ऑफ इंडियाज फ्रीडम was decided on 15th August 1947. जो इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो डेट थी
उसको जो है 15 अगस्त 1947 को डिसाइड किया गया। ठीक है, अब हम लास्ट प्रोविज़न की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो लास्ट प्रोविज़न था वो प्रोविज़न था रिलेटेड टू द बाउंड्री कमीशन, दैट ए बाउंड्री कमीशन वाज टू बी स्टेबलाइज्ड। बाउंड्री कमीशन, ठीक है। चलिए, तो ये जो है मेजर जो प्रोविजंस थे वो माउंटबेटन प्लान के जो मेजर प्रोविजंस थे हमने उनके बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि आखिर एक्चुअली में क्या हैपेंड हुआ, एक्चुअली में क्या ग्राउंड पे हैपेंड हुआ, व्हाट वाज हैपेंड ऑन द ग्राउंड। जब मैं बात करता हूँ बंगाल एंड पंजाब की, तो बंगाल और पंजाब में कुछ ऐसा कहा गया था कि दैट देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल सिट सेपरेटली एंड विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम्स, एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स विल सेपरेटली take participation in the voting of the participation, and they will decide that either they want to join India or Pakistan, or they are supporting partition or not। ठीक है, on the basis of simple majority। तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ, पार्टीशन को सपोर्ट किया। ठीक है, पार्टीशन को सपोर्ट किया, एंड वहाँ सिंपल मेजॉरिटी से उन्होंने कहा कि वी वांट पार्टीशन, दैट्स वाई पार्टीशन हैपेंड इन बंगाल एंड पंजाब। ओके, उसको डिवाइड किया गया। अगर मैं बात करता हूँ सिंध की, तो सिंध की जैसा कहा गया था कि द सिंध विल डिसाइड देयर ओन फेट, तो वहाँ पे सिंध को जैसा कहा गया था, तो सिंध ने क्या किया, पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जब बात की गई थी तो वहाँ रेफरेंडम की बात की गई थी। तो रेफरेंडम वहाँ पे एक्चुअली में हैपेंड होता है, और रेफरेंडम जो है पार्टीशन को सपोर्ट करता है, एंड दे ऑप्टेड फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान was very much influenced by the Gandhian philosophies. He was very much influenced from the Gandhian philosophies. That's why he was known as Frontier Gandhi. Okay? तो मैं यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान की बात क्यों कर रहा हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो है इस रेफरेंडम को रिजेक्ट किया कि दैट आई डिडंट सपोर्ट दिस रेफरेंडम। लेकिन जैसा कि माउंटबेटन प्लान में कहा गया था कि दैट if referendum happened in that northwest frontier province, and if they will decide to join Pakistan, that then we don't have any option। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, उस केस में जो है उनको पार्टीशन करना ही होगा, एंड वो जो चाहते हैं उनको वही देना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने माउंटबेटन प्लान के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रोविजंस के बारे में। जैसा कि माउंटबेटन प्लान के बारे में कहा गया, और मीनवाइल जैसा होता है कि दैट मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स दे सपोर्टेड पाकिस्तान, दे सपोर्टेड पार्टीशन। ओके, तो चलिए अब प्रोविजंस के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने माउंटबेटन प्लान को अच्छे से समझ लिया है तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविजन के पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहाँ पे पास किया गया, कि क्या ये इंडिया में पास किया गया या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। तो दैट दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड in British Parliament। Okay, this act was passed in British Parliament, and this act got
रॉयल असेंट ऑन 18th जुलाई 1947। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए जो दिस एक्ट गॉट रॉयल असेंट ऑन 18th जुलाई 1947, यहाँ से क्या मेरा तात्पर्य क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सम हाउ दिस सिस्टम इज़ बेस्ड, जैसा कि आपका प्रेजेंट जो सिस्टम है, जो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे क्या होता है, जनरली क्या होता है कि लॉज जो होते हैं, जो कानून बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बिल जो है वो जो है लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होने के बाद जो है असेंट के लिए किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब तक कि प्रेसिडेंट उसको असेंट नहीं देते हैं तब तक कि वो बिल एक्ट नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं या बोल क्या सकते हैं कि हम जैसा कि जानते हैं कि दैट आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ सम हाउ बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर द 2 मेजर डिफरेंसेस? द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज दैट इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट acts as a sovereign body. What it means? It means that there is a sovereignty of parliament. In other sense, we can say that if any act passed by the British Parliament, then that is you can say that is final. There is no other authority who can repeal, who can declare this law as null and void. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट के सेंस में, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के सेंस में, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे, इफ़ एनी एक्ट और लॉ विच आर पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, देन दैट एक्ट कैन बी रिपील्ड by our judiciary. Our judiciary has power to repeal that act. Our judiciary can declare that law null and void. On what grounds? On the grounds of the violation of the basic structure of the constitution, on the violation of our constitutional rules, constitutional frameworks, on the basis of our fundamental rights. It means that our parliament is not a sovereign body. Okay? Yeah, other one, in other sense we can say that our judiciary has judicial review power. अब हम बढ़ते हैं द सेकेंड प्रोविज़न की तरफ। सेकेंड प्रोविज़न की बात जब मैं करता हूँ, तो अगर मैं अपने प्रेसिडेंट के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इनको बोलते हैं ही इज़ ए नॉमिनल हेड। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नॉमिनल हेड होता है, ये क्या होता है, इलेक्टेड होता है। लेकिन अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेंस में कहता हूँ, तो उनका जो हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या बोला जाता है, हेड ऑफ द स्टेट जो बोला जाता है उनका, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट बोलना ज़्यादा तार्किक होगा। हेड ऑफ स्टेट जो होगा उनका, वो होगा हेरिडिटरी, ठीक है। वहाँ पे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो उस पद को ऑक्युपाई करती है, उस पोजीशन को ऑक्युपाई करती है। तो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रोविज़न की तरफ। इसके प्रोविज़न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। द फर्स्ट प्रोविज़न इज इट ended the British rule. It ended the British rule. What it mean that it ended the British rule? It means that this led to India as independent सोवरियन स्टेट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट और सोवरियन का हम मीनिंग समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है
कि that now India is no longer dependent on any third country. It means that India now can take their own decisions. Now what is meaning of sovereign? देखिए sovereignty का मतलब होता है कि there is no authority above. इसका मतलब क्या है कि अब कोई इंडिया के ऊपर कोई एक दूसरी अथॉरिटी नहीं है, ओके, जो कि इंडिया के बिहाफ पे फैसले लेगी. व्हाट इट मीन्स, नाउ इंडिया इज ए सोवरियन बॉडी. नाउ दे ही कैन टेक देयर ओन डिसीजन एंड दैट विल बी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन. ओके, अब जो सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा हम पढ़ते हैं सोवर्निटी के कॉन्सेप्ट के बारे में. आखिर सोवर्निटी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बन के आता है. ठीक है, सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन के आता है. देखिए उसके पहले क्या था, इंडिया एज ए कॉलोनी थी, और इंडिया एज ए कॉलोनी जब थी तो इंडिया के जो मेजर जो डिसीजंस होते थे वो दैट आर बेस्ड ऑन, या बोल सकते हैं कि देवर बीइंग टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए जाते थे. इंडिया में गवर्नमेंट तो थी लेकिन वो समहाउ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, लेकिन जब से सोवर्निटी का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें क्या किया, एक सोवरियन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें जो मॉडर्न स्टेट जो क्रिएट किया गया उसमें कहा गया कि दैट नाउ दैट गवर्नमेंट, दैट पार्टिकुलर गवर्नमेंट विल बी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी थर्ड पार्टी. वो किसी दूसरे पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. नाउ दैट कंट्री कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. चलिए, जब मैं मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, जब मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो जो मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मॉडर्न स्टेट की जब बात को करते हैं तो यहाँ पे जो उसके जो मॉडर्न एलिमेंट्स की बात होती है कि व्हाट आर द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट. तो दैट एलिमेंट्स आर पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी. ओके, अगर मैं बात करता हूँ प्री इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ जब ब्रिटिश इंडिया रूल इंडिया में था 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले, तो वहाँ पे क्या था, इंडिया के पास पॉपुलेशन थी, टेरिटरी था, गवर्नमेंट थी. ठीक है, गवर्नमेंट थी. लेकिन बात किया जाता है सोवर्निटी की. यहाँ पे सोवर्निटी नहीं थी. सोवर्निटी नहीं थी कि यहाँ के पीपल को ये पावर नहीं थी कि वो खुद जो है अपने डिसीजंस ले सकें. यहाँ के जो मेजर डिसीजन थे कोई और ले रहा था. इसीलिए इंडिया वाज नोन एज ब्रिटिश कॉलोनी. इंडिया वाज नॉट नोन एज फुल फ्लेजेड स्टेट. जबकि जो ब्रिटेन था एट दैट टाइम वाज ए फुल फ्लेजेड स्टेट, क्योंकि वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे टेरिटरी थी, वहाँ पे पॉपुलेशन थी, और वो सोवरियन थे. ठीक है, लेकिन जब देखते हैं कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो इम्प्लीमेंट होता है, इनैक्ट होता है, तो वहाँ पे जो है इंडिया को जैसे ब्रिटिश रूल इंड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरियन स्टेट डिक्लेयर किया जाता है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड प्रोविजन के बारे में. फर्स्ट प्रोविजन हो गया. जब मैं सेकेंड प्रोविजन की बात करता हूँ, द सेकेंड प्रोविजन इज पार्टीशन ऑफ इंडिया. That will lead to creation of 2 independent dominion. One is for India and other one is for Pakistan. And they will come up with their respective constituent assemblies. Okay, they will come up with their respective constituent assemblies.
अब हम बात करते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ की पावर की। ओके, जब मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर की, तो चलिए हम पावर की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट पावर इज टू ये बोल सकते हैं कि राइट टू फ्रेम adopt their constitution, ठीक है, right to frame and adopt their constitution. The second power is right to, ये बोल सकते हैं right to repeal any act of ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। राइट टू, इसका मतलब क्या है कि अब क्या है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते थे। थर्ड प्रोविजन की अगर मैं पावर की बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो द थर्ड पावर वाज राइट टू लेजिस्लेट until and unless द न्यू गवर्नमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब तक कि जो नई गवर्नमेंट है एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक जो है दे हैड राइट टू लेजिस्लेट, उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास पावर थी कि आप राइट टू लेजिस्लेट कर सकते थे। तो ये फर्स्ट प्रोविजन था। अब हम अगले प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, ओके। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, राइट टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहाँ पे एक दूसरा मीनिंग भी है। दूसरा मीनिंग ये है कि अब जो है जो टोटल अथॉरिटी जो आ जाती है, जो पावर आ जाती है, वो आ जाती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इसका मतलब ये था कि अगर मान लो कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई एक्ट जो है पास करती है इंडिया के लिए, तो वो इंडिया में अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा, नाउ दे कैन नॉट डिसाइड। हु आर गोइंग टू डिसाइड? दैट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज गोइंग टू डिसाइड। इफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल एक्सेप्ट दैट प्लान और एक्ट, then that will be applied in India. If that constituent assembly reject that act, then that will be not going to applied in India, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड प्रोविजन के बारे में। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोविजन। द थर्ड प्रोविजन ये कहता है कि that it abolished the office of Viceroy of India and it abolished the office of Secretary of State. Okay, third provision, abolished the office of Secretary of State as well as Viceroy, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो आप हमारे पिछले मॉड्यूल्स में विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जान सकते हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर था, क्या था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमारे पिछले मॉड्यूल्स में विजिट करिए, हमने डिटेल्स में चर्चा किया है। अब मैं बात करता हूँ वायसराय की, तो ये जो है वायसराय को इस पोजीशन जो है, इसको हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि दैट लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे वायसराय जो पोजीशन थी उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। वायसराय के प्लेस पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर जनरल की बात की जाती है, जिसमें कहा गया था गवर्नर जनरल विल बी एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा फॉर द शॉर्ट टाइम बीइंग होगा, एंड that will be not real constitutional head, that will be the nominal constitutional head. In other sense, we can say that governor general will act on the advice of council of minister or the cabinet of that respective constituent assembly. जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिस पे, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जो कैबिनेट होंगे, उनके जो रिकमेंडेशन या उनके एडवाइस के बेसिस पे ये गवर्नर जनरल एक्ट करेगा। नाउ दे कैन नॉट एक्ट देयर ओन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही वाज अ नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रोविजन की जब मैं बात करता हूँ, दैट थ्रू दिस एक्ट दैट लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, दैट लैप्स ऑफ पैरामाउंसी. What it means? Paramountcy related to princely states and some treaties, या बोल सकते हैं some provisions related to tribals. What it means? It means that lapse of paramountcy, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं ब्रिटिश इंडिया की बात करूं तो दैट ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड into two parts. One is known as princely states and other one is known as British provinces. तो ब्रिटिश प्रोविंसेस की अगर सेंस में बात किया जाए तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था एंड दे वर डायरेक्टली कंट्रोलिंग. एंड अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसली स्टेट्स की तो वहाँ पे एक क्या था, पैरामाउंसी था. पैरामाउंसी किसका था? ब्रिटिशर्स का था. वहाँ पे क्या था, एक तरह की ट्रीटी या बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ एक एग्रीमेंट्स हुए थे बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि आपको कैसे जो है प्रिंसली स्टेट्स को रूल करना था, और इनडायरेक्टली जो थे वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल ना हो के ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल था. तो वहाँ पे एक पैरामाउंसी थी, एक एग्रीमेंट्स था. ठीक है, तो जैसे ही ये जो है एक्ट जो है इनएक्ट होता है, वहाँ पे लैप्स ऑफ पावर पैरामाउंसी हो जाता है, पैरामाउंसी लैप्स हो जाता है. जब पैरामाउंसी लैप्स हो जाता है तो वहाँ पे अब यहाँ पे ऑप्शन क्या था, अब यहाँ पे जब पैरामाउंसी लैप्स कर दिया जाता है, नाउ दैट पावर कैम टू द प्रिंसली स्टेट्स के पास आ गई. और लेकिन वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को पावर को जो लिमिटेड किया गया वो 3 सेंस में किया गया कि दैट दे कैन आइदर ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. ओके, या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो रिमेन इंडिपेंडेंट रख सकते हैं. ठीक है, दैट्स वाई ये हमने पैरामाउंसी की बात की. अब बढ़ते हैं अगले 5th प्रोविजन की तरफ. जब मैं 5th प्रोविजन की तरफ बढ़ता हूँ तो जो 5th प्रोविजन था दैट वाज रिलेटेड टू द गवर्नेंस. जो 5th प्रोविज़न था दैट वाज रिलेटेड टू गवर्नेंस. यहाँ देखिए गवर्नेंस की जब मैं बात करता हूँ तो जब वहाँ पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो बनाई गई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का जो वन ऑफ द मेजर वर्क था टू कम अप विद देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, उनका टू फ्रेम और टू अडॉप्ट रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने तक और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज जो बनाई गई थी उनके बनाने के बीच में जो गैप, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान आखिर इंडिया को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी ये बात किया गया था इस एक्ट में कि जो मीनवाइल जो टाइम पीरियड है उस दौरान जो इंडिया को जो गवर्न करना है, जो एडमिनिस्टर करना है, दैट विल बी बेस्ड ऑन 1935 एक्ट. वो किस पे बेस्ड होगा? 1935 एक्ट के बेसिस पे होगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. 6th प्रोविजन की तरफ. 6th प्रोविजन क्या कहता है? दैट discontinuation of appointment of civil services and reservation of seats by Secretary of State.
देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि नाउ डिसकंटिन्यूएशन अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड नाउ देयर इज नो मोर अपॉइंटमेंट एंड नो मोर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पे वन कंडीशन रखी गई थी, द ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड बिफोर 15th August 1947 they would continue to enjoy which they were enjoying earlier। मतलब कि जो भी ऑफिसर्स जो सिविल सर्वेंट्स से जो अपॉइंट किए गए थे 15 अगस्त 1947 के पहले, वो जो भी इंजॉय कर रहे थे, जो भी सर्विसेज जो इंजॉय कर रहे थे, दे विल कंटिन्यू टू इंजॉय। ठीक है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं, ये कंडीशन रखी गई थी। तो दीज वर द मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनके जो मेजर प्रोविजंस हैं वो दे आर सम हाउ बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आखिर इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। इम्प्लीकेशन इसका यही हुआ कि दैट इंडिया वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइंस इनटू टू सेपरेट डोमिनियन, दैट इज़ वन इज़ इंडिया एंड अनदर वन इज़ पाकिस्तान। सो एट वन स्ट्रोक the India was divided into two separate nations on 14th and 15th August midnight, that is India and Pakistan। इसका ये one of the major implication हुआ। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। ठीक है, जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, आखिर ये सिग्निफिकेंस क्यों था, सबसे पहला तो मेजर सिग्निफिकेंस यही हुआ that through this act we got independence। ठीक है, थ्रू दिस एक्ट वी गॉट इंडिपेंडेंस, दिस वाज वन ऑफ द मेजर ये बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस। द सेकेंड मेजर सिग्निफिकेंस, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट द पावर टू इनएक्ट टू अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेकेंड मेजर जो आपका सिग्निफिकेंस था। अब सारी पावर्स जो हम डिमांड कर रहे थे, इतने दिनों से जो डिमांड कर रहे थे कि हमको पावर होना चाहिए, खुद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने की, इनेक्ट करने की, वो हमारे पावर में वो हमारे तक ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ठीक है, अब हम चलिए कुछ स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। आखिर कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स थे जो हमको कंक्लूजन में यूज करना है। ठीक है, कंक्लूजन में आप इन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है कि ऑल्दो वी डिडंट वांटेड पार्टिसिपेट्स, ये बोल सकते हैं पार्टीशन, दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी मेजर जो नेशनल पार्टी उस समय थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने जो है पार्टीशन को पार्टीशन नहीं चाहती थी। लेकिन लास्ट में उनको पास जब कोई एक उनके पास मतलब ये नहीं हुआ कि इसको पार्टीशन को टाला जा सकता है, तो उन्होंने लास्ट में पार्टिसिपेंट को एक्सेप्ट किया। लेकिन फूड मतलब ये चीज़ वो था। उसके बाद ये उसका लिमिटेशन में आप रख सकते हैं कि आल्सो ऑल्दो वी डिडंट वांटेड पार्टीशन बट पार्टीशन हैपेंड। ठीक है, ये हम लिमिटेशन में रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, कुछ एक स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो स्टेटमेंट्स उस समय दिए गए थे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अब हम क्लीमेंट इटली के एक स्टेटमेंट की बात करते हैं जो हम कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, दैट दिस एक्ट लेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश मिशन इन इंडिया। कि ये जो एक्ट था, जो ब्रिटिश जो मिशन था इंडिया को लेके, दिस एक्ट लेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट दे वांट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ऑल दिस थिंग्स। सो फाइनली डेमोक्रेसी हैज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। नाउ आवर एम हैज़ बीन completed. Now India is fully civilized as they claimed. Okay. The second one is that this act led to the culminating point in the long course of events. Culminating points in the long course of events that for the past long many times that India was demanding that we need some, we need free India, we need independent India, and they want their separate constituent assembly to enact, to adopt their respective constitution assembly as they were demanded. Now that their whole demand are getting fulfilled. That's why somehow we can say that this act led to the culminating point in the long course of events. अब एक लॉर्ड सैमुअल थे, that Lord Samuel in the House of Lords, he told that this act was like a treaty of peace without war.
ट्रीटी ऑफ पीस विदाउट अ वार, इसका मतलब क्या था? ट्रीटी ऑफ पीस विदाउट वार का मतलब ये था कि यहाँ पे सबसे पहले ये जानना हो किसने दिया था, दैट समहाउ लॉर्ड सैमुअल, लॉर्ड सैमुअल इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्टेटमेंट दिया था कि जनरली हम देखते हैं कि जब भी एक फ्रीडम मूवमेंट होता है, जब भी कोई कंट्री जो है पार्टीशन या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस गॉट करती है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वायलेंस जो है अकर होता है, एक मेजर जो है वार अकंड होता है, मतलब वायलेंस, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, ये ऐसा हम देखते हैं। लेकिन अगर इस एक्ट थ्रू दिस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि दिस वाज लाइक ए ट्रीटी ऑफ पीस विदाउट वार, कि यहाँ पे बिना किसी युद्ध के जो है यहाँ पे जो है एक ट्रीटी साइंड होती है, जो कि इंडिया को यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हैपेंड होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1942 वाली जो मूवमेंट थी, उसके पहले भी CDM NCM की बात करते हैं, तो वहाँ पे लार्ज मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ ब्लड सेड हुआ था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दैट दिस वाज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, ऑल्दो दैट एट दैट मोमेंट इट डिडंट हैपन, बट देयर वाज सीरीज ऑफ वायलेंस या सीरीज ऑफ ब्लड सेड विच हैपेंड अर्लियर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ये कंसिडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनका अपना सोचने का तरीका है, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, ये उनकी थिंकिंग थी, ठीक है। बट दिस एक्ट वॉज सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस एक्ट लेड टू द स्टार्टमेंट ऑफ या स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू इरा ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, न्यू इरा ऑफ फ्री इंडिया। तो आज हमने पढ़ा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। आई होप दैट you all are understanding my points which I am trying to say, which I am trying to deliver you. आप अगर कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आपको होती है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमको वहाँ पे पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं। इवन इफ यू कैन लिफ्ट योर क्वेरी इन आवर कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। आप हमारे जीमेल आईडी भी हमने प्रोवाइड करवाई है, आप जीमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो देर आर सो मेनी वेज थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विथ अस एंड यू कैन सॉल्व योर क्वेरीज। लेकिन हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या सबसे बड़ी वहाँ परेशानी क्या हमारे साथ आई कि अर्लियर वी केम अप विथ आवर डिफरेंट सेटअप्स, बट व्हेन दिस आउटब्रेक हैपेंड, देन आफ्टर दैट a lot of things has been changed. Then we left our setup there, then we came our respective homes, then at that time we don't have any setup. Then what happened? Then after some time we came up with the new setup and we are delivering lecture to you. So we are doing our best, we are trying to do our best. So हम आपसे भी चाहते हैं कि somehow we need your support. आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप तक इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि एटलीस्ट हमको मोटिवेशन मिलता रहे एक अच्छा बेहतर कंटेंट्स के साथ आपके सामने आने के लिए। आई होप दैट what we are trying to do, we are doing that. So that's why we need your feedback, we need your urgent feedbacks. That's why for such that we can improve ourselves. ठीक है, okay, thanks. Okay guys, I hope that you all are understanding my point, what I am trying to show. Please subscribe, share and transfer these videos to your friends, family, your circle, everywhere. Spread these videos because that means a lot for us. Okay, because we are trying to do our best. एंड हमारी और भी सीरीज चल रही हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स की। आप हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने मार्च तक के करंट अफेयर्स टोटली हमने मई 2019 टू मार्च 2020 वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। फिर भी उसके बाद भी अगर मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है तो आप हमको बताइए, हम मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपको जो है करंट अफेयर की एक सीरीज़ जो है आपको उपलब्ध करवाएंगे। ओके फ्रेंड, इसी के साथ अपने इस मॉड्यूल को मैं समाप्त करना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।